नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि फरवरी माह में सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जिसमें सी सेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी सेट क्या होता है? तो सी सेट के अंतर्गत आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी के कुछ प्रश्न अभ्यास कराने के लिए लेकर आया हूँ, जिनका आपको अभ्यास करना है। आपको देखना है कि जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आप कितने प्रश्न बना पा रहे हैं और कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आप सही से हल नहीं कर पाए। जिन टॉपिक्स के प्रश्न आप हल नहीं कर पाए, समझ जाइए कि उस टॉपिक को आपको और अभी अच्छे से पढ़ना होगा। और यहाँ पे मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, तो आप उस टॉपिक को यहाँ पे सीख भी जाएंगे। तो आज का यह वीडियो हमारे इस सीरीज का भाग 2 होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम होना है, आरंभिक परीक्षा का, और 29 जनवरी को सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होना है। तो इसी के लिए हमारे एकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज लाया गया है। यह टेस्ट सीरीज आपको सब इंस्पेक्टर के लिए कल से प्रारंभ हो जाएगा। 19 जनवरी से कल से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, ये 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। यदि हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो इसका फीस 399 रुपीज है। तो यदि कोई विद्यार्थी इच्छुक है टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो वो हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो सीजीपीएससी का जो टेस्ट है, इसमें आपको कुल 10 टेस्ट मिलेंगे। और ये जो 10 टेस्ट है, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ इसका आपको एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट दिया गया है। तो अभी अगला जो टेस्ट है वो 19 जनवरी को है। यदि आप आज एनरोल करते हैं तो आपका जो पुराना जो टेस्ट हो चुका है, वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, केवल 399 रुपीज में। और यदि आपको पैसा संबंधित कुछ इशू है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो इसमें भी कुछ परसेंट ठीक डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में रखा गया है। ये मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक, इसमें कुल 8 टेस्ट है। इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा और इसका एक मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक, जो टेस्ट होगा वो एग्जाम के पैटर्न के अनुकूल होगा। जैसा सिलेबस आपको मिलेगा देखने को, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो आपका जो 19 तारीख यानी कि कल जो टेस्ट होगा, भारत का सामान्य अध्ययन का होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा, फिर कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, फिर मैथ्स रीजनिंग का होगा, फिर हिंदी इंग्लिश का होगा। और उसके बाद जो मॉडल टेस्ट है, आपको पता होगा कि 100 प्रश्न होंगे। और ये जो 100 प्रश्न है 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न जो है 3 अंक का है। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा ये टेस्ट। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, फिर से बता दूं, सब इंस्पेक्टर के लिए 99 रुपीज है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 399 यानी कि 400 रुपीज है। ठीक है, तो कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा विशेषण अविकारी है? देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है जो कि अविकारी है। तो देखिए, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। देखिए, विशेषण मतलब तो आप सभी को पता होगा, विशेषण का अर्थ होता है जो किसी चीज की विशेषता बताए। ऐसा शब्द जो किसी चीज की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब अविकारी, अविकारी का अर्थ ये होता है कि जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कि जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि देखिए, क्या होता है कि जो भी शब्द होते हैं वो लिंग, जाति या समय के अनुसार वो क्या होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा है सूखा। तो देखिए, सूखा, जैसे हम बात करते हैं कि कपड़ा सूखा हुआ है, तो यहाँ पे हम जब बोल रहे हैं कपड़ा सूखा हुआ है, तो देखिए कपड़ा सूखा हुआ है, यहाँ पर देखिए सूखा शब्द इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वही अगर हम स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पे बात करें कि लड़कियां सुखी हुई हैं, तो देखिए जब स्त्रीलिंग की बात हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, सूखा से सुखी हो गया। तो इस तरीके से जब परिवर्तन होता है शब्दों में, तो इसे ही कहते हैं कि विकार उत्पन्न हुआ। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा शब्द बताना है जो कि अविकारी है, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो सूखा देख सकते हैं हम, इसमें परिवर्तन हो गया। अगला, अगला भी क्या है? विकारी है, इसमें भी चेंज हो जाता है। अगला से कई बार अगली, अगले, इस तरीके के शब्द आपने सुने होंगे। अगला पाठ पढ़ेंगे, अगली औरत को बुलाइए, इस तरीके से यह भी परिवर्तन होता है। सुंदर,
और पिछला। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदर। सुंदर एक ऐसा शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, ये अविकारी है। जाति, लिंग या समय के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पिछला भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे पिछले भाग में आपने देखा था, देखिए पिछला से पिछले हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सुंदर। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? तो देखिए प्रविशेषण में अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो विशेषण का अर्थ आप लोगों को पता होगा, विशेषण क्या होता है। विशेषण मतलब जो किसी चीज की विशेषता को व्यक्त करता है वो विशेषण कहलाता है। अब प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या करेगा? विशेषण की विशेषता बताएगा, विशेषण की विशेषता। तो देखिए यहां पर हम देख सकते हैं कि जैसे सामान्य हमारा वाक्य हो जाएगा वर्षा हो रही है। अब वर्षा हो रही है तो वर्षा कैसी हो रही है? तो वर्षा तेज हो रही है। तो ये जो तेज है यह क्या है? विशेषण है इस शब्द के लिए कि वर्षा तेज हो रही है। अब इसमें भी एक और चीज हो सकता है कि जो तेज वर्षा हो रही है वो कितनी तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है या थोड़ी तेज हो रही है, ठीक है। तो अब इस तेज की भी विशेषता कौन बता रहा है? यह बहुत शब्द बता रहे कि तेज वर्षा हो रही है लेकिन कितनी तेज? बहुत तेज। तो ये बहुत क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। मतलब तेज क्या है? विशेषण है, और इस तेज की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, बहुत। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के आप सभी को पता होगा, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि कुल कितने प्रकार के भेद होते हैं। इसके 6 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं। तो याद रखिएगा 6 प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं, पहला होता है पुरुषवाचक, फिर होता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद आपका आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये टोटल 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए विशेषण के हम सभी को पता है, हमने पहले ही पढ़ा है, कितने भेद होते हैं? कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो किसी चीज की संख्या को बताता है। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद होते हैं परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? देखिए आप शब्द हम सबको पता है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम, और तीसरा होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। इससे इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आप क्या है? आप आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं। उत्तम पुरुष मतलब जब हम स्वयं के बारे में बात करते हैं, खुद के बारे में, जैसे कि मैंने ये किया, मैंने वह किया, मैं खाना खाता हूँ। मध्यम पुरुष मतलब जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो। अन्य पुरुष मतलब जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वे जा रहे हैं, वह क्या करता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, निजवाचक सर्वनाम में टिक कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। निजवाचक सर्वनाम में अलग चीज होता है। निजवाचक सर्वनाम जहाँ पे कोई चीज की जिम्मेदारी काम करने वाला स्वयं लेता है, जैसे कि यहाँ पे स्वयं जैसा शब्द हो जाता है, स्वयं, अपने आप अपने आप चले जाइए, ठीक है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आते हैं निजवाचक में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए अभी अभी हम लोगों ने बात किया, वे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। किस प्रकार का पुरुषवाचक? अन्य पुरुषवाचक। अगला है, भाषा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो देखिए याद रखिएगा, भाषा के प्रमुख अवयव मतलब कौन कौन से अवयव है जिनसे मिलकर भाषा का निर्माण होता है। तो याद रखिए, हम किसी भी भाषा की बात करें तो कुल 4 प्रकार के वहां पे अवयव होते हैं। एक होता है आपका वर्ण, फिर वर्णों से आप मिलकर बनता है शब्द, पद,
और अंत में वाक्य, ये 4 प्रकार के अवयव होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय इस रचना के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय इस चीज के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा, यह जो पंक्ति है वो स्वामी रामानंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, स्वामी रामानंद। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। देखिए मुस्कुराहट, मुस्कुराहट क्या है, सबसे पहले आप ये बताइए, क्या ये भाव है, द्रव्य है, जाति है या समूह है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो मुस्कुराहट है वो एक प्रकार का भाव है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न हमारा, पलक किस भाषा का शब्द है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो पलक है वह फारसी भाषा से लिया गया है। तो पलक का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पलक किस भाषा का शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फारसी। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संकल्प की संधि का उदाहरण है। तो देखिए संकल्प किस संधि का उदाहरण है, सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो अगर संकल्प का हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाता है सम धन कल्प, सम धन कल्प। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सम धन कल्प, यहाँ पे व्यंजन आया है और हमें पता है कि जहां पे भी व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर के साथ मेल होता है वहां पे व्यंजन संधि होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो इस प्रकार के शब्द को हम कहते हैं, याद रखिएगा, संयोग द्वित्व। देखिए कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो संयुक्त व्यंजन में टिक करके आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन अलग प्रकार का होता है, हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले संयोग द्वित्व या फिर इसे द्वित्व व्यंजन ही कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं लेकिन वो दोनों व्यंजन क्या होते हैं, एक ही होते हैं, सेम व्यंजन होते हैं। जैसे कि यहाँ एक अगर हम उदाहरण देखें, जैसे कच्चा, कच्चा में देखिए यहाँ पे च जो है, च का संयोग च से ही हुआ है। च क्या है, व्यंजन है और इसी व्यंजन का संयोग इसी के साथ हुआ है, 2 बार च आया यहाँ पे, ठीक है, एक बार आधा च एक बार पूरा च। अगर एक और उदाहरण देखें तो जैसे पक्का, पक्का में क्या है, क और क, एक बार आधा का आया एक बार पूरा का आया है, तो दो एक ही प्रकार के दो व्यंजन का संयोग हुआ है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे बच्चा या बल्ला। तो देखिए इस तरीके के जो शब्द होते हैं इसे क्या कहते हैं, संयोग द्वित्व या फिर द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन अलग चीज होता है। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, दो अलग प्रकार के व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर इसका उदाहरण की बात करें तो जैसे छ, छ क्या है, जो छ है वो क और श दो शब्दों के मिल से मिलकर बना हुआ है। क्या वैसे ही जैसे आप त्र देखते हैं, त्र क्या है, जो त्र है वो त और र इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इस तरीके के शब्द को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम होना है, आरंभिक परीक्षा का, और 29 जनवरी को सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होना है। तो इसी के लिए हमारे एकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज लाया गया है। यह टेस्ट सीरीज आपको सब इंस्पेक्टर के लिए कल से प्रारंभ हो जाएगा। 19 जनवरी से कल से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, ये 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। यदि हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो इसका फीस 399 रुपीज है। तो यदि कोई विद्यार्थी इच्छुक है टेस्ट सीरीज लेने के लिए तो वो हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो सीजीपीएससी का जो टेस्ट है इसमें आपको कुल 10 टेस्ट मिलेंगे और ये जो 10 टेस्ट है इसका आपको पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ इसका आपको एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट दिया गया है। तो अभी अगला जो टेस्ट है वो 19 जनवरी को है। यदि आप आज एनरोल करते हैं तो आपका जो पुराना जो टेस्ट हो चुका है वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, केवल 399 रुपीज में। और यदि आपको पैसा संबंधित कुछ इशू है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, तो इसमें भी कुछ % ठीक डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में रखा गया है।
ये मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक, इसमें कुल 8 टेस्ट है, इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा और इसका एक मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक, जो टेस्ट होगा वो एग्जाम के पैटर्न के अनुकूल होगा, जैसा सिलेबस आपको मिलेगा देखने को, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो आपका जो 19 तारीख यानी कि कल जो टेस्ट होगा, भारत का सामान्य अध्ययन का होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा, फिर कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, फिर मैथ्स रीजनिंग का होगा, फिर हिंदी इंग्लिश का होगा। और उसके बाद तो 3 जो मॉडल टेस्ट है, आपको पता होगा कि 100 प्रश्न होंगे और ये जो 100 प्रश्न है 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न जो है 3 अंक का है। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा ये टेस्ट। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, फिर से बता दूं, सब इंस्पेक्टर के लिए 99 रुपीज है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 399 यानी कि 400 रुपीज है। ठीक है, और कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है हमारा प्रश्न, गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए, गुरु भाई का मतलब क्या होता है? गुरु भाई मतलब होता है एक ही गुरु के द्वारा पढ़े गए 2 शिष्य या फिर गुरु का पुत्र, ऐसा भी आप उसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप है। तो देखिए, याद रखिएगा, मिठाई शब्द का बहुवचन हो जाता है मिठाइयाँ। अब यहाँ मिठाइयाँ 2 प्रकार का है, यहाँ पे छोटा ई है, यहाँ पे बड़ा ई है। तो याद रखिए, इसका हो जाएगा सही उत्तर छोटा ई वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, मिठाइयाँ, छोटा ई वाला। अगला प्रश्न है, 4 पाई में कौन सा समास है? तो देखिए, 4 पाई का अगर समास विग्रह करेंगे आप, तो 4 पाई का मतलब होता है 4 पाई वाला या फिर 4 पैरों वाला। पाई है ना, मतलब पैर। तो देखिए, 4 पैर वाला मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये संख्या की बात कर रहे हैं 4, और हमें पता है जहाँ पे भी ऐसा समास जहाँ पे संख्यावाची शब्द होते हैं वो किस में आता है? द्विगु समास में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, द्विगु समास। अगला प्रश्न हमारा, सूर्योदय शब्द की संधि का प्रकार है। तो देखिए, सूर्योदय शब्द की संधि का प्रकार निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सूर्योदय का संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो देखिए, सूर्योदय का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए, सूर्य यहाँ पे क्या आ रहा है? अंत में अ और ये उ, अ और उ मिलकर क्या बना रहे हैं? सूर्योदय। ओ, अ और उ मिलके ओ बना रहे हैं। तो अब देखिए, अब क्या होता है, जहां भी हमें पता है अ या आ के बाद मतलब उ ई या री आता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? ए ओ अर हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसका सही उत्तर हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा गुण संधि। तो देखिए, गुण संधि का अगर हम गुण संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होता है कि याद रखिएगा, अ या आ के बाद, जैसे यहाँ पे अ आया है तो ऐसी अ या आ के बाद यहाँ पर अगर उ ई, ठीक है ना, देखिए छोटा उ बड़ा उ, ठीक है, छोटा ई बड़ा ई या फिर री, इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं मैं। तो गुण संधि की परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, याद रखिएगा कि अ या आ के बाद, जैसे यहाँ पे अ आया है तो अ या आ के बाद अगर यहाँ पर छोटा ई बड़ा ई या उ, ठीक है ना, ई उ या फिर री, री, अगर इन तीनों में से कुछ आता है तो वो क्रमशः क्या हो जाते हैं? ई का आपका हो जाता है ए, ठीक है, ए हो जाता है। यहाँ पे अगर अ या आ के बाद उ आता है तो वो ओ हो जाता है, और अगर अ या आ के बाद री आता है तो वह अर हो जाता है। याद रखिएगा, अ या आ के बाद ई उ या री आए तो वह क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो वो किस में आ जाता है? वो आपका आता है गुण संधि में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ अ के बाद उ आया है तो यहाँ पे क्या हो गया है? ओ हो गया है, तो इसलिए ये गुण संधि में आएगा। तो सूर्योदय शब्द का कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि। अगला प्रश्न है हमारा, यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, यण संधि शब्द, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यण स्वर संधि क्या होता है। तो देखिए, यण स्वर संधि की अगर हम बात करें क्या हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो यण संधि की अगर हम बात करें तो देखिए, यण संधि का परिभाषा क्या होता है? तो यण संधि की अगर हम बात करें तो देखिए, यण संधि की परिभाषा क्या होती है, हम सबने पढ़ा है कि ई उ या फिर
री के आगे अगर कोई अन्य विजातीय स्वर आता है, मतलब पहले आपका क्या रहेगा, मतलब पहले वाले में इधर आपका रहेगा ई, उ या री में से कुछ रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे कोई और अन्य प्रकार का, मतलब यहाँ पे जो स्वर आया उसके अलावा कोई अन्य स्वर वर, मतलब यहाँ पे जो स्वर आया उसके अलावा कोई अन्य स्वर यहाँ पे अगर आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, जो ई है ई का हो जाता है य, ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, यड़ संधि कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, महा, आ प्लस ओ बराबर औ हुआ है, महोदार्य। यहाँ पे महा उत्सव, आ प्लस उ बराबर ओ हो गया है, तो यह भी यड़ संधि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं उ और अ बराबर, देखिए यहाँ पे व हो गया, यहाँ पे आपको खोजना है यह व र वाला कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व हो गया है, ठीक है, उ प्लस अ बराबर व हो गया है, तो ये आपका हो जाएगा यड़ संधि। चौथा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा उ और उसके बाद ये उ आया, छोटा उ आया है, तो उ और उ मिलके यहाँ पे वधुत्सव, यहाँ पे बड़ा उ हो गए हैं, तो यह भी किस में आता है, यह भी आपका वृद्धि संधि है, ये यड़ संधि नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यड़ संधि का उदाहरण सी मनु अंतर यानी मनवंतर। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदिरा। जो मदिरा है यह सबसे अलग है, मदिरा कंज का पर्यायवाची नहीं होता। अगला प्रश्न है हमारा, जो किसी को दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं। तो जो किसी को न दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, उसे अदृश्य कहते हैं, सबको पता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी अदृश्य। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको यदि कोई डाउट है या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जिस प्रकार से आप देखकर कुछ फायदा ले रहे हैं दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा ले सके और आपको धन्यवाद बोले कि आपने उन्हें कुछ अच्छा पढ़ने के लिए कंटेंट भेजा है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।